Hello everyone, a very warm regard from Kalam IST. This is part 3 of the economy section of paper 2 in our unique initiative in which we are covering Bihar PC's previous year questions. In today's theme, we will be discussing about agriculture and other miscellaneous questions that have come in BPSC mains. Agriculture is a very important element for for the preparation of BPSC mains because agriculture is the most what you can say is the most important economic activity in Bihar as well as India. So from both perspective as well as national as well as from the perspective of Bihar state, agriculture is an important area that has to be covered. So in this section we are going to see what kind of questions have come, how to tackle those questions and what areas you need to focus for those questions. So let's start with our first question that have come in 65th BPSC exam. So the question says, evaluate the production and productivity trends in Indian agriculture since 1991. What practical measures should be taken, should be adopted to enhance agricultural production and productivity in Bihar? So इस क्वेश्चन में दो चीजें वो पूछ रहा है. पहली चीज वो आपसे पूछ रहा है कि 1991 से इंडिया का जो ट्रेंड रहा है वो कैसा है, कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसने इंप्रूव किया या डिक्लाइन किया. What it means to say is that LPG रिफॉर्म्स का जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो हुआ या WTO जो आया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर. क्या इंडियन एग्रीकल्चर भी उसी तरह से अफेक्ट हुआ जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चर ने एक्सपीडिएटली ग्रो किया. इवन सर्विस सेक्टर जो इंडिया के जीडीपी में कुछ भी पार्ट नहीं रखता था पहले, वो ऑलमोस्ट 50-60% हो गया. तो क्या एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ग्रोथ हुआ या एग्रीकल्चर पीछे छूट गया? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार स्टेट के अंदर कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए. तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन में आपको अप्रोच क्या लेनी है, क्या क्या एरियाज आपको डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर. तो इंपॉर्टेंस को आप कैसे बता सकते हो? इंपॉर्टेंस को आप बता सकते हो कि व्हाट इज द शेयर इन जीडीपी, फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है, देन एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, लगभग 44% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर देता है इंडियन इकोनॉमी को. तो इंपॉर्टेंस को हम बेसिकली बता के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर, व्हाई वी आर फोकसिंग अपॉन द एग्रीकल्चर पार्ट. फिर दूसरी चीज, परफॉर्मेंस कैसी रही. तो परफॉर्मेंस बताने के लिए यू हैव टू हैव सम डेटा कि कितना जीडीपी ग्रोथ, कितना ग्रोथ रेट रहा एग्रीकल्चर के अंदर, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, क्या हमारे टारगेट्स थे, और फिर आप उसके बाद डिस्कस करोगे कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये ट्रेंड हुआ. अगर ट्रेंड में कोई ऐसी चीज हो जो नहीं होनी चाहिए थी, ये ट्रेंड में कुछ अलग हुआ है कि ज्यादा प्रोडक्शन हो गई या कम प्रोडक्शन हुई, या ज्यादा ग्रोथ रेट अच्छा रहा या ग्रोथ रेट कम रहा, वैसा क्यों हुआ, या जनरल फैक्टर्स क्या हैं एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड जिसने एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस किया. Then you have to discuss the impeding factors for agriculture growth in Bihar state. तो बिहार स्पेसिफिक पे आप तीसरी चीज पे आ जाओगी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ बिहार स्टेट में नहीं हो पा रहा है. देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या मेजर्स लिए जाएं जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंप्रूव किया जा सके. देखो, इस पार्ट को डिस्कस इसलिए करना है बिकॉज इसके बिना इन मेजर्स को बताना समझ में नहीं आएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हो. तो सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि क्या यहाँ पे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पाता. उसके बाद ही आप समझा पाओगे कि क्या मेजर्स लेने होंगे और उन मेजर से क्या बेनिफिट होने वाला है. उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख दोगे कि और क्या फैक्टर जो क्या कहते हैं, क्या मेजर्स बिहार स्टेट ले रहा है ऑलरेडी, क्या स्कीम्स बिहार चला रही है टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ट्रेंड्स देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के हिसाब से. तो अगर हम 80-90 की बात अगर हम करें तो देयर वाज 7th 5-year प्लान दैट वाज इन ऑपरेशन. तो उसमें 178 मेट्रिक टन का टारगेट रखा गया था. इट इज मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेड प्रोडक्शन का टारगेट किया गया था. 171 ही अचीव हो पाया था. देन 8th के अंदर भी 210 का रखा गया था, 199 ही अचीव हो पाया.
देन 9th के अंदर 212 अचीव हो पाया, देन हमने 10th प्लान के अंदर 236 रखा था, 217 ही हम अचीव कर पाए। उसके बाद हमारी प्रोडक्शन एकदम से ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है। तो अगर हम देखें 2007-8 के बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है, लगभग वो 50% इंप्रूवमेंट शो कर रही है। 217 है, 308 है जो रीसेंट फिगर्स है। तो ये हुआ है, यहाँ पे हुआ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन अवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 1.5% था 2012-13 में, 2014-15 में इट वाज हार्डली 0.2% एंड इट वाज मेनली ड्यू टू बैड मॉनसून। उस टाइम रेन्स अच्छी नहीं थी। देन 16-17 में इट वाज 4.9%, और उसके बाद जो रिसेंट फिगर्स है इट इज 308.6 मेट्रिक टन जो इस ईयर की फिगर्स हैं। तो अगर हम देखें तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो हमारी प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट वी कैन से डबल के अराउंड हो गई है। इट वाज 171, अब 310 या 308 है। तो ऑलमोस्ट डबल हो गई हमारी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की। तो यू कैन से कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंप्रूव हुई है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। और रीजन इसके क्या होंगे? बेटर एग्रीकल्चर मशीनरी हमारे पास आ गई, एक्सेस थी हमारी मार्केट को, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम एक्सेस कर पाए, बेटर फर्टिलाइजर्स, बेटर वी कैन से बेटर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हो पाई एग्रीकल्चर के अंदर ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स। ना उसके बाद हम ट्रेंड की एक और बात करेंगे। और क्या बात कर सकते हैं ट्रेंड में? देखो, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स ने काफी ग्रो किया, बट एग्रीकल्चर सेक्टर उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया। इवन हमारा टारगेट था कि हम लगभग 4% ऑफ ग्रोथ रेट अचीव करेंगे हर एक 5 ईयर प्लान के साथ, पर ये अचीव कभी नहीं हो पाया। तो एग्रीकल्चर वाज नॉट एबल टू अचीव व्हाट इट इंटेंडेड टू आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स। 1991 के बाद एग्रीकल्चर उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अब रीजंस की अगर हम बात करें कि लो प्रोडक्टिविटी के क्या रीजंस हैं, तो सबसे पहला रीजन आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से मतलब क्या है कि पहली बात तो इलिटरेसी है। अभी भी जो पढ़ाई लिखाई है, जो समझ है वो उतनी है नहीं। और पढ़ाई लिखाई या इलिटरेसी होने से होगा क्या? इलिटरेसी होने से ये होगा कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको फार्मर समझने में टाइम लेगा, अडॉप्ट करने में रिलक्टेंस होगा। उसके साथ साथ देयर इज कंजर्वेटिव अप्रोच कि अडॉप्ट नहीं करना चाहते नई टेक्नोलॉजीज को, कि हम जो पहले से करते आ रहे हैं वही कर लेते हैं बाबा, नई चीज कोई करेंगे तो उसका फायदा नहीं होने वाला, या पता नहीं क्या करवा दे। तो फार्मर को जो श्योरिटी होनी चाहिए नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। Then there is unresponse of new technology, new techniques. They are unresponsive. कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके जाओ उसको मना कर देंगे, नहीं, पहले उसको इम्प्लीमेंट करते रहो, कोई एक इंसान रिस्क लेगा, उसको देखेंगे, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आज का जो हमारा किसान है वो हमेशा चाह रहा है, वो अपनी पुरानी जो तरीके उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा है, वो चेंज नहीं करना चाह रहा। और चेंज ना करने की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो पीछे छूट जाती है। दूसरा रीजन है पॉपुलेशन प्रेशर। अब पॉपुलेशन प्रेशर लैंड के ऊपर है। एक किसान है, उसके पास मान लो 5 हेक्टेयर लैंड था, अब उसके 2 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए, तो 1.5 हेक्टेयर लैंड आ गया। अब इनके भी अगर 2-2 बच्चे हो गए तो वो कितना रह गया? 0.75, 0.75, 0.75, 0.75। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ क्या? जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी हो गई। अब छोटे लैंड होल्डिंग होगी तो क्या होगा? वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। अनइकोनॉमिकल कैसे होगी? अगर बड़ा लैंड है तो आप ट्रैक्टर बाय करोगे या थ्रेशर बाय करोगे या कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी बाय करोगे, उसको वहां पे लगा सकते हो काम पे। अब छोटे लैंड के लिए ट्रैक्टर बाय करने का मतलब नहीं बनता, तो उससे क्या होगा? उससे जो सारा का सारा काम वो सारा मैनुअल हो जाएगा। तो मोस्टली जो वर्क हो रहा है वो मैनुअल लेबर से हो रहा है। अब वो अपने छोटे से खेत में लगा हुआ है काम करने में, तो उससे घाटा क्या हुआ? एक तो उसका टाइम जा रहा है, वो कुछ और भी कर सकता था उसके साथ साथ। भाई ट्रैक्टर से खेत जोतने में टाइम बचता है अगर हाथ से जोतो तो, उसमें एनर्जी भी कम लगती है। तो मैनुअल हो गया सारा का सारा काम, और मैनुअल होने की वजह से क्या हुआ? इनएफिशिएंट हो गया सारा काम। So, population pressure is very important factor for low productivity.
और दैट इज मेनली बिकॉज देयर इज द लैंड होल्डिंग्स दे बिकम वेरी स्मॉल, वो छोटी हो गई, और उसके साथ एक और इशू हुआ, वो फ्रेगमेंटेड भी हो गई, वो टूट गई। ये 1.5 हेक्टेयर जो लैंड है, ये ऐसा नहीं कि एक जगह पे ये सारा का सारा, ये 2-3 जगह बटा हुआ है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही टाइम इतना लग जाएगा, तीनों जगह को संभालना मुश्किल है। तो आखिर में होगा क्या, आखिर में प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर है, बहुत बड़ा इंपीडिंग फैक्टर है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। तीसरी चीज है लैंड डिग्रेडेशन। और लैंड डिग्रेडेशन के बेसिक इश्यूज, बेसिक रीजन क्या है? एक तो इरिगेशन एक्सेसिव होना, कि जैसे ही हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज आई, हमने एक्सेस इरिगेशन शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, तो वहां पे एक्सेस इरिगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल हो गई सलाइन, उसके अंदर नमक आ गया सॉइल के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल की जो क्वालिटी है वो हो जाएगी डिक्लाइन। दूसरा, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनके ऊपर होती है एक्सेस, इनके ऊपर मिलती है हमें एक्सेस सब्सिडी, जिसकी वजह से हो जाते हैं सस्ते, और सस्ते होने की वजह से ये होते हैं बहुत ज्यादा यूज, और इनका ओवर यूज होने की वजह से भी सॉइल जो क्वालिटी है वो हो जाएगी डिक्लाइन। तो देयर इज डिग्रेडेशन इन दिस सॉइल क्वालिटी, एंड बेसिकली दैट इज ड्यू टू, एक तो मैन मेड फैक्टर्स हैं कि वो इरिगेशन ज्यादा कर रहा है, फर्टिलाइजर या केमिकल्स ज्यादा यूज कर रहा है। दूसरा नेचुरल भी है, नेचुरल में भी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। देन उसके बाद है लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब ये जो टेनेंसी है, देखो अभी भी देश के आजाद होने के बाद भी जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए, और लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना होने की वजह से क्या हुआ, जो अभी भी टेनेंट्स हैं, जो एक्चुअल खेत को जोतते हैं, जो एक्चुअली उगाते हैं, उनके पास लैंड नहीं है, और उनके टेनेंसी राइट्स भी सिक्योर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 साल के उनको मिल गया, जिसका खेत है वो चाहे तो अगले साल बोल सकता है कि आप अगले साल खेत मत जोतो, मैं अपने आप जोतूंगा, या किसी और को दे देगा। तो इसकी से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा कि वो उस खेत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर वो खेत में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मान लो खेत की सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है खेत के अंदर, तो सॉइल डिग्रेडेशन में अब उसको वर्क करना होगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। अब जब टेनेंट को पता है कि अगले साल हो सकता है उसको खेत ना ही मिले, तो वो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट फार्म, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमेशा डिक्लाइन होती रहेगी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करेगा। कई बार खेत को खाली छोड़ देना होता था जिससे कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है दोबारा से रिजुविनेट हो जाए, तो वो नहीं करेगा। तो टेनेंसी राइट्स इंश्योर या टेनेंसी राइट्स इनसिक्योर होने की वजह से ये हो जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जो एक ओनरशिप होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज किसको अफेक्ट करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, इंप्लीमेंटेशन को फॉर न्यू थिंग्स इन द फार्म, एग्रीकल्चर मशीनरी को बाय करने के लिए। एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज का मतलब हुआ बेचना कहां पर है, कैसे बेचना है, ताकि प्राइस प्रॉपर एक प्राइस मिले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो ये दोनों ही फैसिलिटीज लैक करती हैं। देन आउट मॉडल्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ये हमने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच है। एक तो कंजर्वेटिव अप्रोच है, दूसरा क्रेडिट भी नहीं है। तो ये दोनों क्या करता है, हमारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स को इंप्रूव नहीं होने देता, उनको अच्छा नहीं होने देता। देन यू हैव इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, बहुत बड़ा रीजन है। अभी भी हमारे पास लगभग 40% से ऊपर जो लैंड है वो
रेन फेड इरिगेशन के थ्रू होता है, यानी मॉनसून आएगा तो खेती होगी, मॉनसून नहीं आया तो फसल नहीं उगेगी। तो अभी भी हमारा 40% लैंड इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है लो प्रोडक्टिविटी होने का। और आप चाहो तो इंडिया की क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो सारे इसमें एलिमेंट्स, वो सारे के सारे इसके अंदर फैक्ट्स भी डाल सकते हो। ना नेक्स्ट थिंग है मेजर्स क्या लेने की जरूरत है। पहली चीज तो लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब लैंड रिफॉर्म्स नए तरीके से होंगे, टेनेंसी राइट्स को इंश्योर करना, ये लैंड रिफॉर्म्स में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे लैंड होल्डिंग्स वो छोटी हो चुकी हैं। तो 1950s वाले जो लैंड रिफॉर्म्स है वो वर्क नहीं करेंगे। अब जमींदारी सिस्टम एक तरह से नहीं काम कर रहा, तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं जो आज की कंडीशंस के हिसाब से हो, जिसमें लैंड पूलिंग हो सके, लैंड कंसोलिडेशन हो सके, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सके, टेनेंसी राइट्स को इंश्योर किया जा सके। तो इन सब चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट थिंग है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लैंड और वाटर रिसोर्स की। वाटर कहां से यूज करते हैं हम लोग? कई बार ग्राउंड वाटर यूज होता है, लोकल सोर्सेज भी हो सकते हैं, देन इरिगेशन भी हो सकता है, और रेन भी हो सकती है। तो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं उस एरिया को, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। अगर आप एक सूखे इलाके में हो तो आप कोशिश करो कि वहां पे पानी को कंजर्व किया जा सके, वहां पे उन चीजों को, उन टेक्निक्स को यूज किया जा सके इरिगेशन के लिए जो कि वाटर एफिशिएंट हो, फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरी चीज है लैंड। लैंड का मतलब क्या हुआ? लैंड का मतलब ये हुआ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल डिग्रेडेशन ना हो, वो सारी चीजें भी उस तरह से उनको भी दिमाग में रखते हुए हमें मैनेज करना है। तो वाटर एंड लैंड दोनों को इस तरह से मैनेज किया जाए कि सॉइल क्वालिटी इंप्रूव रहे और इंश्योर कर पाए हम प्रॉपर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। देन थर्ड इज इनपुट्स। हमें इंप्रूव सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। हमें वो सीड्स चाहिए जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, जो कि हार्श कंडीशंस को भी सह पाए, बिकॉज वी आर फेसिंग द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी आर फेसिंग द challenges of extreme events like droughts and floods, heat waves। तो हमें इस तरह की सीड्स चाहिए जो इंप्रूव्ड हो, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जो जल्दी ग्रो कर सके, जो स्ट्रेस सिचुएशंस में भी ग्रो कर सके। देन फर्टिलाइजर्स एफिशिएंट होने चाहिए। द फर्टिलाइजर शुड नॉट बी लाइक दैट कि एक्सेस में यूज हो रहे हैं, जैसे हम नई चीजें यूज कर रहे हैं, नीम कोटेड फर्टिलाइजर्स, जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, तो उन टेक्निक्स पे हमें वर्क करने की जरूरत है जिससे कि फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके, उसके हार्मफुल इंपैक्ट्स को डिक्रीज किया जा सके। द नेक्स्ट इज एक्सेस टू इरिगेशन एंड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब ये है कि मान लो आपका ये है लैंड, अब इस तरह से क्रॉप्स को ग्रो कर दिया। अब इसमें हुआ क्या, ये बहुत सारा एरिया जो है ये खाली बच गया, और इस बहुत सारे एरिया के खाली बचने में क्या है कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक से कम हो गई। तो हो सकता है कि सेम क्रॉप प्लांट्स को इतना स्पेस चाहिए हो ग्रो करने के लिए, पर इस बीच वाले एरिया में वी कैन ग्रो समथिंग जो दूसरी क्रॉप हो, तो हम यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो वर्कआउट करने की जरूरत है कि किस तरह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जा सके ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इंप्रूव हो सके। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यस ऑब्वियसली। देन क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन पेस्ट से, डिजीजेस से, तो पेस्टिसाइड्स हो गए और वो भी ऑर्गेनिक वाले, उनको यूज, उनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है ताकि हम बचा सके अपनी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय होने से। देन प्रोविजन फॉर क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। देन इंसेंटिव्स टू अ प्रोड्यूसर। इंसेंटिव्स टू अ प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे फार्मर्स हैं उनको किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए, एमएसपी देके या इंश्योर करके कि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगी, तो या क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करके, तो किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए प्रोड्यूसर्स को। The next is better farm management.
बेटर फार्म मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि फार्म का मतलब ये सिर्फ खेती खेती हो गया, उसमें पशु भी होते हैं, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे यूज किया जाए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी, तो उस चीजों पे भी वर्कआउट करने की जरूरत है। देन लास्ट इज एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, कि एग्रीकल्चर को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, न्यू सीड्स कैसे डेवलप की जाए, न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे लेके आई जाए, और वो किस तरह से फार्मर तक पहुंचाई जाए, इनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो these are the measures that should be focused upon to improve agriculture production and productivity. The next is state of agriculture in of Bihar state. अब ये आ गया आपका सेकंड पार्ट कि बिहार स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर की क्या स्टेट है। अगर हम देखें तो जो ग्रोथ रेट रहा 2016 से 16-17 से लेके 2021-20 तक, तो वो रहा 2.1%। एंड अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, सिर्फ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, तो क्रॉप्स में इट वाज अ नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव 2.7% ग्रोथ। वो तो लाइव स्टॉक एंड फिशरीज की वजह से ग्रोथ रेट पॉजिटिव दिख रहा है, वरना ग्रोथ रेट वाज नेगेटिव। तो एग्रीकल्चर इन बिहार इज विटनेसिंग अ नेगेटिव ग्रोथ। फिर एग्रीकल्चर का शेयर कितना है जीडीपी में, इट इज 19%। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हुई है 17.95 लाख टन। देन शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इट इज 44%। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इट इज 72.97 lakh hectares। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इट इज 144%। तो 144% तक क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। Then gross irrigated area it is 54.35 lakh hectare. Then you have net irrigated area, total area it is 61.12%. So these are the things, ये बेसिक डेटा फैक्ट्स हैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिहार स्टेट के लिए। इनको आप नोट डाउन कर सकते हो एक बार, ये आपके कहीं पे भी काम आ जाएंगे, कि कहीं पे भी कोट करना हो फैक्ट को, कहीं पे भी डेटा को कोट करना हो, तो ये सारी चीजें आपको यूज हो जाएंगी कि हाउ इफ यू हैव टू एक्सप्रेस the agriculture state in Bihar, so you can use this data for that. Now next, कि बैकवर्डनेस के रीजंस क्या है, क्यों बिहार स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर का नेगेटिव ग्रोथ रहा। पहली बात तो नेचुरल फैक्टर्स है, एक तो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एग्रीकल्चर जो है वो रेन फेड है। अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुई है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। सेकेंड इज इश्यू ऑफ फ्लड्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप हो जाते हैं डिस्ट्रॉय। तो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड इन बिहार, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं है। तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म सॉइल इन बिहार विच इज चैलेंज फॉर यूनिफॉर्म एग्रीकल्चर क्रॉप्स। देन नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आ जाएगा स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो इंडिया लेवल पे भी था। देन अगर आप देखोगे तो लैंड होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह से, जो 97% ऑफ द फार्म होल्डिंग्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। इंडिया के अंदर वो फिगर है 86.1%। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो लगभग 97% ऑफ द फार्म होल्डिंग्स को रखते हैं। तो एक तरह से किसान ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। देन अगर एवरेज लैंड होल्डिंग की बात की जाए तो इट इज अराउंड 0.4 हेक्टेयर्स, जो बहुत ही कम है। इट इज एब्निसली लो, बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव लैंड होल्डिंग सिस्टम। डिफेक्टिव लैंड होल्डिंग सिस्टम किस लिए है कि मोस्ट ऑफ द फार्म होल्डिंग्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो लगभग 76% ऑफ द टोटल एरिया का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल में आ जाएगा ट्रेडिशनल सिस्टम है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडिया आल्सो। तो बेसिकली अगर आप रीजंस को देखोगे तो सारे इंडिया के स्पेसिफिक रीजंस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। Then there is lack of crop diversification, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है क्रॉप में, सेम ही क्रॉप्स को उगाया जा रहा है बार बार।
और जिसकी वजह से क्या सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। साइंटिफिक मैनर ऑफ कल्टीवेशन इज नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट, देयर इज लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। Then you have lack of agriculture research, education, training and extension services. वही एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं है, एजुकेशन नहीं है उसके लिए, ना ट्रेनिंग होती है फार्मर्स की, ना कोई एक्सटेंशन सर्विसेज है। देन उसके बाद आते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स, देर इज कैपिटल नहीं है, इन्वेस्ट कहां से करें, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है इसके लिए, और एडिक्वेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नॉन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बिहार में एग्रीकल्चर ग्रोथ को रोकता है। तो ये सारे रीजंस हो गए फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार स्टेट। तो ये आप वहां पे आराम से लिख सकते हो। उसके बाद आप दोगे मेजर्स। तो मेजर्स में बच्चे एक तो आप लिखोगे कि क्या क्या, एक तो हमने मेजर्स डिस्कस किए ही हैं पिछली स्लाइड के अंदर, ये या इन मेजर्स को आप वहां पे डाल सकते हो क्योंकि सेम ही इश्यूज थे, सेम ही सॉल्यूशन होंगे। तो एक तो ये मेजर्स वहां पे डाल दोगे आप। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स बिहार स्टेट ले रही है, बिहार गवर्नमेंट ले रही है इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो ये 7 निश्चय 2 के अंदर आता है, तो ये आप एक कोट कर सकते हो। देन एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन वो किया गया है 2100 करोड़ के अराउंड। जल जीवन हरियाली कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोर्सेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर, ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनिशिएटिव इस तरह से हैं, एग्रीकल्चर रोड मैप 3 2012-17 से लेके 22 तक। निश्चय 3 जो है इरिगेशन, इरिगेटेड वाटर टू एवरी फील्ड, वो हो गया। देन एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर इनकम। देन एक बिहान ऐप बनाई है इसी काम के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ई नाम है। टारगेटेड राइस फेलो एरियाज फॉर पल्सेस हैं। देन स्पेसिफिक भी है कि जैसे मान लो सीड्स के लिए हो तो चीफ मिनिस्टर कैश सीड प्रोग्राम है, ये कैश क्रॉप्स के लिए है। देन उसके बाद है फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए हो गया, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो गया, ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स हो गया 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो ये सब इनिशिएटिव्स ले रही है बिहार गवर्नमेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार स्टेट। तो इन सब की आप एक लिस्ट बना सकते हो और यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल सो दैट यू कैन कोट देम। तो बेशक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी। और इन सबको आप कोट कर सकते हो कहीं पे भी कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है और क्या क्या और मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्म इनकम इन द कंट्री। तो देखो सेम ही क्वेश्चन उसने पूछा है कि प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, ग्रोथ कैसा रहा एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया का, और क्या मेजर्स लेने की जरूरत है प्रोडक्टिविटी और इनकम, फार्म इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑलरेडी हम प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड देख ही चुके हैं कि 1985 से कैसा रहा, आप चाहो तो 1950 से भी उस ट्रेंड को ले सकते हो। और क्या हमने क्या अचीव किया, हमने लगभग 77% से शुरू किया था, 77 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन होता था 1950s में, अब वो प्रोडक्शन हो गया 308 मिलियन टन। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया ने ली है कि इंडिया जो कि बाहर से इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, नाउ इट हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन्स के मामले में, कि अब हमें भूखा मरने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप इतना उत्पादन कर सकते हैं कि अपने लोगों को खिला सके। तो इसमें आपको वो डिस्कस करने की जरूरत है। तो जो अप्रोच आप लोगे वो अप्रोच ये लोगे कि ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड जो रहा एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया के अंदर वो आपको डिस्कस करना है, फिर क्या मेजर्स लिए जाएं उसको इंप्रूव करने के लिए,
और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो देखो जो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी है वो तो ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर कि क्या ग्रोथ पैटर्न रहा इंडिया के अंदर। तो 1991 से था वो, अगर आप चाहो 1950 से भी डाल सकते हो। 1950 में डालते वक्त आपको सिर्फ ये लिखना है कि 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देयर वाज क्वांटम जंप इन आवर फूड प्रोडक्शन। उसका 1985 के बाद जो इश्यूज रहे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हो गए आपके प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स। उसके बाद आपके क्या क्या कॉजेज हैं, तो कॉजेज सेम रहेंगे, उनमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जो नोट्स आपने बना लिए वो हर एक में काम आएंगे। देन अगर हम मेजर्स पे जाएं तो मेजर्स भी सेम हो जाएंगे कि इंप्लीमेंटेशन, लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करो, लैंड एंड वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट प्रॉपर करो, सीड या इनपुट्स जो हैं उनको प्रॉपर आप बेटर वो प्रोवाइड करो कि बेटर सीड्स हो, बेटर फर्टिलाइजर्स हो, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हो, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। देन क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है, देयर इज नीड टू यूज टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोविजन फॉर क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स टू द प्रोड्यूसर। तो सेम ही पॉइंट हो जाएंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तीसरा है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ये हो जाएंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट अभी इंप्लीमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बाद, सो कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो जो मेजर्स है वो मेजर्स हमें लेने की जरूरत है। तो मेजर्स आपके सेम ही हो जाएंगे कि भाई लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करो प्रॉपरली, जो आज के हिसाब से जो लैंड रिफॉर्म्स है वो हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यस तो मेजर्स आपके सेम ही हो जाएंगे कि भाई जो लैंड रिफॉर्म्स है वो इंप्लीमेंट करो, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट को प्रॉपर करो, देन वी हैव इनपुट्स को इंप्रूव करो, इंप्रूव सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन जो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, इन सबको ऊपर वर्क करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, क्रेडिट फैसिलिटीज को बढ़ाओ। तो ऑलमोस्ट जो आपके मेजर्स हैं वो वही हो जाएंगे जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए ना। उसके बाद आपका आता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आ जाएगा आपको एक तो सोइल हेल्थ कार्ड हो जाएगा, दूसरा इनपुट मैनेजमेंट हो जाएगा, देन पर ड्रॉप मोर क्रॉप इन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नाम। तो इन इनिशिएटिव्स को आप कोट कर सकते हैं, न्यू ये नए वाले हैं, और चाहो तो पुराने वाली जो स्कीम्स है उनको भी आप वहां पे लिख सकते हो। तो ये हो जाएंगे आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन आप एंड कर सकते हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रेजेंटली हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट ways to improve them and discuss the major programs being run by the government for the development of Indian agriculture। तो देखो
जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो भी सेम ही था, उससे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया वो भी सेम था। पहले वाला आपसे पूछ रहा था कि व्हाट आर द प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स, दूसरे वाले क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिया आपसे कि क्या इश्यूज हैं, क्या इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। तीसरे वाला जो 63rd उसमें आया था बीपीएससी में, वो भी आपसे वही पूछ रहा है कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, किस तरह से उनको रिमूव किया जाए और क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। तो जितना आपके पास फॉर्डर मटेरियल यहाँ पे था वो सारा मटेरियल आपका तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके वेरियस कॉजेज, क्या रीजंस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के पीछे छूटने के। उसके बाद ये हो जाएंगे आपके मेजर्स कि क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है उनको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद हो जाएंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या चल रहे हैं। इसमें आप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी डाल सकते हो, डाला हुआ वैसे तो फसल बीमा योजना, तो वो चीजें भी आप डाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि आपको एक तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, देन उसको प्रोग्राम्स आपको बताने और सजेस्टेड मेजर्स आपको देने हैं क्या क्या होंगे। तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन आए हैं वो आप एक बार प्रिपेयर कर लो, हर साल वही क्वेश्चन उसी को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देन नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इवेल्युएट द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है उसको आपको इवेल्युएट करना है। तो आप आंसर के अंदर डिस्कस करोगे कि एक तो नीड क्यों है, फिर मेजर्स गवर्नमेंट क्या ले रही है और क्या स्कीम्स कितनी इफेक्टिव हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या फूड सिक्योरिटी के हिसाब से इंडिया फेस करता है, वो शो कर देगा कि क्या नीड है फूड सिक्योरिटी की इंडिया के अंदर। और इसको शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप बेसिकली डिस्कस करोगे कि इंडिया इज अ हाई पॉपुलेशन, 21% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर बीपीएल कैटेगरी एंड लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो पुअर कैटेगरी में आती है। तो हमारी जो 50% पॉपुलेशन है वो पुअर कैटेगरी में आएगी। तो फूड सिक्योरिटी की हमें जरूरत है। दूसरा, हमारे पास दोनों तरह के पॉपुलेशन है, वन इज अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड है, वी आर फेसिंग द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू कि न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे, खाना पूरा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ वी आर ऑल्सो फेसिंग द इश्यू ऑफ ओबेसिटी, ओवर नरिश्ड भी हैं फास्ट फूड कल्चर की वजह से। तो दोनों प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है, पर माल नरिशमेंट इज द मेजर रीजन फॉर इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी को आप जब डिस्कस करोगे तो उसको शुरू इसी तरीके से करोगे कि इंडिया हैज ए वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड इट हैज टू कैटर टू द फूड डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन। Along with it, India has a very large population which is under poverty, which is under poor category, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स को कवर नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद आप बेसिक चैलेंजेस डिस्कस करोगे इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी के क्या है। तो देयर इज अ चैलेंज टू पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं है, देयर आर लीकेजेस, देयर इज इशू ऑफ करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग इन द पीडीएस सिस्टम। Then there are exclusion and inclusion errors of the beneficiaries, जिनको होना चाहिए वो नहीं है और घोस्ट बेनिफिशियरीज घुसे हुए हैं लिस्ट में, वो फायदा उठाए जा रहे हैं पीडीएस का, फ्री राशन का। Then you have poor quality of food grains, क्या करते हैं जो राशन दुकान वाले जो होते हैं, वो जो अच्छी क्वालिटी का जो गेहूं आता है उसको बेच देंगे मार्केट के अंदर, वहां से उठा लाएंगे घटिया क्वालिटी का गेहूं और कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से यही आया है। तो पुअर क्वालिटी का खाना मिलता है, पुअर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स मिलते हैं उनको। देन अनसुपरवाइज्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, सुपरवाइज नहीं होता प्रॉपरली, और इसके सुपरवाइज ना होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं जाते, हम सिर्फ कैलोरीज पूरी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पूरे नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, वो चीजें फेस करते हैं और बेसिकली वो चिल्ड्रन में ज्यादा फेस करते हैं। देन देयर इज अ लैक ऑफ इंटरसेक्शनल कोऑर्डिनेशन, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जो वेरियस स्कीम्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट अपनी स्कीम चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपनी स्कीम चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई और स्कीम चला रहा है, तो डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन हो रहा है एफर्ट्स का, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा फूड सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट नहीं हो पा रहा। देन देयर इज लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑल्सो, का उसको डिलीवरी में एफिशिएंसी का इशू है। देयर इज रूरल अर्बन डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस डिलीवरी,
अर्बन एरियाज में सर्विस डिलीवरी बेटर है बजाय रूरल एरियाज के। देन देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी, किसी स्टेट में अच्छे से मिल जाता है पीडीएस, किसी स्टेट में अच्छे से रन नहीं हो रहा, तो वो एक रीजनल डिस्पैरिटी है इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये तो हो जाएंगे आपके बेसिक चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। देन मेजर्स के लेने की क्या जरूरत है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। एक तो रिवैम्प करो पीडीएस सिस्टम को, जो उसके अंदर लीकेजेस हो रही हैं उन लीकेजेस को कम करो, उसको टेक्नोलॉजी से के साथ इम्बाइब करो। देन इंक्रीज यील्ड प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ताकि फूड ग्रेन्स की जो कॉस्ट है वो कम हो सके, हमारी जो इनसिक्योरिटी है जो बफर स्टॉक में मेंटेन करने पड़ते हैं उनमें हम कम इन्वेस्ट करें। Then develop new breeds and varieties needed for food sustainability. Then next is encourage food crop diversification so that nutrient sufficiency can be promoted. अब पहले क्या होता था, बाजरा भी उगाया जाता था और बाकी इस तरह की जो कोर्स ग्रेन्स है वो भी उगाए जाते थे। अब सिर्फ व्हीट एंड राइस उगाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। देन उसके बाद फूड लॉस को मिनिमाइज करने की जरूरत है, वेस्ट को मिनिमाइज करने की जरूरत है। देन एंश्योर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव फूड सिस्टम सो दैट रीजनल डिस्पैरिटी या अर्बन रूरल डिवाइड जो है उसको कम किया जा सके। उसके बाद आपका आ जाएगा एड्रेस ड्यूअल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। देन एंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर फूड सब्सिडी सप्लाई दैट प्रोटेक्ट्स एंड इंप्रूव्स पब्लिक हेल्थ। उसके बाद प्रमोट एजुकेशन लिटरेसी टू एम्पावर द पुअर सो दैट वो अपने राइट्स को मांग सकें। उसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट कि फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। देन लास्टली इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो ये सारे मेजर्स हो जाएंगे टू एड्रेस द इश्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो ये आपके मेजर्स हो जाएंगे और चाहो तो आप कुछ स्कीम्स को कोट कर सकते हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देन यू हैव अन्नपूर्णा योजना, तो ये मिड डे मील स्कीम है, तो इनको आप कोट कर दो कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इवन कोविड के टाइम पे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पुअर। तो ये सब स्कीम्स आप लॉन्च कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू इन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देन यू हैव टू डिस्कस द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके लिए आपको ये बेसिकली डिस्कस करना है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर हम डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अब डब्ल्यूटीओ क्या करता है, सबसे पहली बात तो एडमिनिस्टर करता है एग्रीमेंट्स को, जो डब्ल्यूटीओ लेड एग्रीमेंट्स होते हैं। देन इट इज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस होंगी वो डब्ल्यूटीओ के फोरम पे होगी। देन इट प्रोवाइड्स ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में मान लो डिस्प्यूट हुआ कि इंडिया कह रहा है कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे इंडिया में आना, एंड चाइना कह रहा है कि आप अगेंस्ट जा रहे हो, तो चाइना इंडिया को डब्ल्यूटीओ ले गया। अब वहां पे जाके इंडिया अपने कंसर्न्स बता सकता है कि वी आर फेसिंग द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर आप सिंपल एग्जांपल लो तो रिसेंटली इंडिया ने कुछ चाइनीज एप्स को बैन किया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो चाइना ने ये कहा कि आप ऐसे बैन नहीं कर सकते, ये ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाता है, तो इट टुक इंडिया टू डब्ल्यूटीओ। अब इंडिया ने वहां पे अपना स्टैंड रखा कि देयर वाज सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कि डेटा ब्रीच कर रहे थे, दैट्स व्हाई दीस एप्स वर बैंड। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स का एक एमिकेबल सॉल्यूशन लाने के लिए डब्ल्यूटीओ एक बहुत अच्छा फोरम है। देन उसके बाद इट मॉनिटर्स द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, जो नेशन की ट्रेड पॉलिसीज उनको मॉनिटर करता है कि वो क्या कॉन्ग्रुएंस में है या कॉन्ग्रुएंस में नहीं है, वो मॉनिटर ये करेगा। उसके बाद असिस्टेंस टू मेंबर, जैसे पुअर कंट्रीज होगा उनको टेक्निकल असिस्टेंस देगा कि आप किस तरह से अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हो, क्या क्या चीजें आपको करने की जरूरत है जिससे कि आपकी इकोनॉमी में ये ट्रेड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इंक्रीज हो, जिससे कि इकोनॉमी इंटीग्रेट हो पाए प्रॉपरली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साथ। उसके बाद कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सो दैट एक बेटर ट्रेड एनवायरनमेंट बनाया जा सके ग्लोबल लेवल पे। तो ये हो जाएंगे डब्ल्यूटीओ के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स क्या है,
तो WTO का पहला प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपने एक कंट्री को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं तो आपको वही प्रोविजंस बाकी कंट्रीज को भी देने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक कंट्री को कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स दे दो, बाकी कंट्री को वो ना दो। तो आपको बराबरी करनी होगी सारे मेंबर्स के बीच में। दूसरी चीज है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि अगर एक कंट्री आपको कुछ कंसेशंस दे रहा है तो आपको भी वो कंसेशंस उसे देने चाहिए। मान लो एक कंट्री ने कहा कि हम आपके लिए ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, कस्टम ड्यूटीज हटा देंगे, तो आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप भी अपने कस्टम ड्यूटीज को मिनिमाइज कर दो, सो दैट ट्रेड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो इंक्रीज हो। तीसरी चीज आपकी हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, जो भी चीजें हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ऐसा ना हो कि शेडी मैनर में हो। तो WTO अब चाह रहा है कि वो उसके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड रहे। उसके WTO एंड इंडिया कहाँ कहाँ एंगेज करते हैं, किस तरह से WTO इंडिया के ट्रेड प्रमोशन को हेल्प करता है, और इंडिया के जो कंसर्न्स उनको एड्रेस करता है। तो पहली चीज है रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इससे होगा क्या, इससे ट्रेड बढ़ेगा और जेन्युइन ट्रेड बैरियर्स को इंडिया इंप्लीमेंट कर सकता है, और जो जेन्युइन ट्रेड बैरियर्स नहीं है उनको इंडिया इंप्लीमेंट नहीं करेगा। एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए भी हेल्पफुल है कि जो बाकी कंट्रीज है वो ऐसे बैरियर्स नहीं लगा पाएंगे जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हैम्पर करें। तो ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ ट्रेड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। सेकंड चीज है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री फ्लो करे, जहां चाहे इन्वेस्ट कर पाए, ट्रेड बैरियर इन्वेस्टमेंट बैरियर्स ना हो, कि ऐसा ना हो कि ये इस कंट्री से आ रहा तो इसको अलाउ नहीं करेगी बाकी कंट्रीज। तो WTO इंश्योर करता है ट्रिम्स के थ्रू कि कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में जा पाए। तो इसके थ्रू इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आना और इंडियन कंपनी अगर कहीं और इन्वेस्ट कर सके वो कंड्यूसिव हो जाता है। तो एक बेटर इंटीग्रेशन होती है इंडिया की वर्ल्ड के साथ। थर्ड हो जाएगा एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं दे शुड बी इन प्रॉपर, दे शुड बी केप्ट। ऐसा ना हो कि एक्सेसिव सब्सिडीज चली जाए, ताकि एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो एक व्हाट वी कैन से इज दैट उसको जो उसके ट्रेड को जो हिला सकता है वो उसको ना हिला पाए, सो तो उसका ट्रेड एक स्मूथ मैनर में हो, वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस ना हो। देन एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कि इस तरह के मेजर्स, फाइटोसैनिटरी मेजर्स या सैनिटरी मेजर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उस दूसरे देश में जाके बीमारी फैला सकता है, तो ऐसे मेजर्स भी लेने की जरूरत है। पर कई बार ऐसा होता है कि फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स का हवाला देके ट्रेड्स को रोका जाता है, जैसे इंडिया के साथ हुआ। इंडियन मैंगोज को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया ऑन बेसिस ऑफ दिस फाइटोसैनिटरी सैनिटरी मेजर्स। तो ऐसे बैरियर्स को अवॉइड करने के लिए, जो अननेसेसरी बैरियर्स ना बने, तो WTO के जो एग्रीमेंट है ये इंश्योर करता है कि अननेसेसरी बैरियर्स ना हो, सिर्फ जेन्युइन फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स को ही एड्रेस करने के लिए कंट्रीज अपने कुछ एक्शंस ले पाए और अननेसेसरी ट्रेड को रोकने के लिए ना ले पाए। देन यू हैव मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। So these are the various things, various areas in which India is WTO and India can WTO is helping out India. इसके साथ एक और हो जाएगा ट्रिप्स। ट्रिप्स इज मेनली विद रिस्पेक्ट टू IP और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए आपके, कॉपीराइट हो गया, ये सब चीजें ट्रिप्स के अंदर आ जाएंगी। तो ट्रिप्स इंश्योर करता है कि जो पेटेंट्स हैं वो कहीं भी, या जो पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, वो नॉर्म्स वायलेट ना हो, जिससे कि जो जिसने वो डेवलप किया है वो उसका बेनिफिट उठा पाए। तो एक ट्रिप्स भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जिससे कि WTO जो रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। उसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है जो इंश्योर करता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को बचा के रख पाए, वो भी एक जेन्युइन मैनर में। और इंडिया अगर कोई कंट्री इंडिया के साथ ऐसा कुछ करता तो इंडिया भी उसको लेके जा पाए WTO फोरम पे टू एड्रेस दोस disputes. The next is the last question for today, and the question says, what do you mean by public good subsidy? ये क्वेश्चन आपका आया था 62nd BPSC में।
तो क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड सब्सिडी, मेरिट गुड सब्सिडी एंड नॉन मेरिट गुड सब्सिडी इन इंडिया? Explain the recent trends and problems of food, fertilizer and petroleum subsidy in the country. तो बेसिकली आपको डिस्कस यही करना है कि पब्लिक गुड सब्सिडी क्या होता है, मेरिट गुड सब्सिडीज क्या होता है, नॉन मेरिट गुड सब्सिडीज क्या होता है। उसके बाद आपको ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स बतानी है फूड सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में और पेट्रोलियम सब्सिडी में। तो देखो पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे हवा, पानी, डिफेंस, ये सब चीजें जो सबको फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें सब इक्वल बेनिफिट उठाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज हो गया, ये सब हो गए आपके पब्लिक गुड्स। तो इसमें सब्सिडी देना ना देना बराबर की बात है, ये तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो ये तो होगी आपकी पब्लिक गुड सब्सिडी। देन दूसरा होता है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स का मतलब ये कि वो गुड्स जिनके थ्रू आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो ये हो जाएंगे मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स में सब्सिडी देना बेनिफिशियल होगा। मेरिट गुड्स के अगर आप एग्जांपल्स और देखोगे तो मेरिट गुड्स के एग्जांपल्स में आपके पास और आ जाएंगे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, सीवेज, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा। अब तीसरा आपका हो जाता है नॉन मेरिट गुड्स। नॉन मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स हुज कंजम्पशन लीड टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है कि अगर आप उन गुड्स को लेते हो, उन गुड्स का कंजम्पशन अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, तो इसमें सब्सिडी का बेनिफिट नहीं होता। तो ये तो हो जाएंगे आपके पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड सब्सिडी, मेरिट गुड सब्सिडी और नॉन मेरिट गुड सब्सिडी। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट चीज कि क्या ट्रेंड्स और प्रॉब्लम्स रही हैं फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी के साथ। तो बेसिकली अगर हम इस ईयर का देखें तो बजट अलोकेशन के अंदर फूड सब्सिडी को अलोकेट किया गया है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, फर्टिलाइजर को किए गए 1 लाख करोड़ रुपीस, पेट्रोलियम को किए गए 5,000 और जो दूसरी अदर सब्सिडीज हो गई उसमें हो गए 38,000 करोड़ रुपीस। तो काफी हाई जो हमारा अलोकेशन है वो सब्सिडी को जाता है, जो कि एक फिस्कल बर्डन क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए। फूड सब्सिडी का बिल इतना इसलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हमने लॉन्च भी की इसी उसके अंदर की, उसके थ्रू हमने लगभग 80 करोड़ लोगों को फूड प्रोवाइड किया है। तो फूड सब्सिडी इसलिए बढ़ गई और ये इंपॉर्टेंट भी है टू इंश्योर अवर फूड सिक्योरिटी। देन फर्टिलाइजर सब्सिडी की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, और इस बार हमने 308 मेट्रिक टन का ऑल टाइम हाई भी अचीव किया है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बट फर्टिलाइजर सब्सिडी का इश्यू ये हो रहा है कि ओवर यूज करवा रहा है फर्टिलाइजर को, ओवर कंजम्पशन ये फर्टिलाइजर का करवा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इंपैक्ट उसके नेगेटिव है, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन हो गया या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो गया या पोन्ड्स का पोल्यूशन हो गया या रिवर रन ऑफ हो गया। तो ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है एनवायरनमेंट के और अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी और हेल्थ के ऊपर भी। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया जो नाइट्रेट पॉइजनिंग से होता है, तो ये सब इश्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के साथ। पेट्रोलियम सब्सिडी की या आप अगर फ्यूल सब्सिडी की बात करो तो फ्यूल सब्सिडी से होता क्या है कि फ्यूल सब्सिडी से ओवर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हो रहा है और जिसके से गवर्नमेंट का जो बर्डन है फ्यूल का वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बेसिक इश्यूज हो जाएंगे आपके सब्सिडी अलोकेशन के साथ। और ट्रेंड्स में आप कह सकते हो कि यस ट्रेंड्स में जो इंक्रीज ही हुआ है फर्टिलाइजर सब्सिडी, डिक्रीज तो नहीं हुआ है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन फॉर टुडे एंड आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज। आपको जो करने की जरूरत है वो ये है कि बेसिक फैक्ट्स आप अपने पास रखो हमेशा, कुछ जैसे सब्सिडी रिलेटेड फैक्ट्स हो गए या एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट हो गए, जीडीपी डेटा हो गया, ग्रोथ रेट कितना रहा इंडिया का, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रीजनल डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी, ये सब चीजों के आप यू शुड हैव सम फैक्ट्स विद यू सो दैट आप वहां पे जब फैक्ट कोट करोगे तो आपके जो पॉइंट्स की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड यू हैव टू राइट फॉर 38 मार्क्स, तो आपको कम से कम 4-5 पेज तो भरने ही होंगे उसके अंदर। तो वी कैन एज्यूम कि 400-500 वर्ड्स तो आपको लिखने ही लिखने, तो मोटा मोटा 4-5 पेज आपको भरने हैं वहां पे। तो क्वेश्चन को आप हमेशा ब्रेक कर लो 3-4 पार्ट्स में,
कि इस क्वेश्चन के अंदर ये 3-4 एरिया है जो मुझे डिस्कस करने होंगे। अगर आपने क्वेश्चन को सिर्फ एक ही पार्ट को डिस्कस किया तो क्वेश्चन आपका आंसर रह जाएगा इनकम्प्लीट। अगर उसने आपसे पूछा व्हाट आर द कॉजेज फॉर एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो ठीक है आप कॉजेज तो डिस्कस करो ही, साथ में आप मेजर्स भी बताओ। अगर वो डिस्कस करता है कि व्हाट आर द मेजर्स दैट शुड बी टेकन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन बिहार स्टेट, तो ठीक है आपको मेजर्स डिस्कस करने पर मेजर्स से पहले प्रॉब्लम तो बताओ उसकी कि क्या प्रॉब्लम्स है। हाँ, ये आप कर सकते हो कि मेजर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो और प्रॉब्लम्स के ऊपर कम फोकस करो, वो आपके पास लिबर्टी है करने की। दूसरा, जो नोट्स आप बनाते हो आप इस तरह से पॉइंटर्स की फॉर्म में नोट बनाओ। पॉइंटर की फॉर्म में आपके एक पेजेस में नोट्स बन जाएंगे और साथ में आप थोड़ा थोड़ा डेटा उसका लिख लो, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आप एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग से ही बना के लिखोगे, तो आपको चीज को समझना है, उसके पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, साथ में कुछ फैक्ट्स वगैरह है जो रिकॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको साथ में लिख लेना है और उन्हीं को रिवाइज करना है। और आंसर राइटिंग जरूर करनी, बिकॉज अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो आप वहां पे डिलीवर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। नाउ द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है हर जगह पे, सो यू हैव टू टेक एन एज। सो ट्राई टू ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज जिसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस कर पाओ। So this was all from my side. A very good luck for all of you. Thank you very much.